हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट 35 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, जो नेक्स्ट एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उस पर आधारित है। तो आप लोग जल्दी से फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। शेयर कर दें, क्लास स्टार्ट हो गया है। जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जल्दी से लाइक कर देंगे फटाफट, सभी को मिलकर शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है। सभी मोस्ट क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे और कॉपी और पेन साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे फटाफट। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है, जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो आपका नेक्स्ट एनटीपीसी जो आपका होगा और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट नोट करते जाएंगे आप लोग कॉपी में। तो शुरू करते हैं। आज का बाबा का पिटारा में मस्ट सवाल क्या बोलता है, पहला सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल क्या बोलता है कि शक संवत किसके द्वारा तथा कब शुरू किया गया था। ये सवाल है, शक संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ हुआ, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बढ़िया सवाल, सभी मस्ट मिलेगा तो इसलिए शुरू से अंत तक बना रहेंगे और शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों के बीच। अपने ग्रुप में क्लास स्टार्ट हो गया और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास पर जो नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से। तो आंसर होगा आपका 78 ईस्वी। बिल्कुल याद रखें, 78 ईस्वी में एक शक संवत ने एक चलाया था आपका। और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो कनिष्क, याद रखें कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था आपका शक संवत। जो पूछा सवाल, शक संवत किसके द्वारा अपनाया जाता है, किस देश के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता है जो, तो याद रखेंगे आपका भारत सरकार द्वारा। बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। और जो कनिष्क जो मालूम होगा, कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर। जी बिल्कुल याद रखें। और कुषाण वंश की, जी बिल्कुल, राजधानी पूछिए पुरुषपुर। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन था। ये आपका सवाल है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक जो होगा चंद्रगुप्त प्रथम होगा। जी याद रखें, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, बिल्कुल याद रखें। या गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। इस तरह आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक था। जी बिल्कुल। तो इस तरह आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे फटाफट जल्दी से। तीसरे नंबर सवाल चलते हैं। तीसरा सवाल क्या बोलता है, तीसरा सवाल क्या बोलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था। ये आपका सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था। तो आपका आंसर हुआ, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर, जल्दी से बता देंगे। जी बिल्कुल। तो याद रखें, वाकाट वाकटक। जी बिल्कुल याद रखें, वाकाटक वाकाटक शासक के साथ हुआ था। बिल्कुल याद रखें। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री के नाम प्रभावती का विवाह वाकटाक के शासक रुद्रसेन द्वितीय से शादी हुआ था। बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो याद रखें गुप्त वंश से संबंधित था। और आपसे पूछिए सवाल कि कालिदास आपका पूछे किसके समकालीन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, तो फायान जो आया था, चीनी यात्री। बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछता है मोस्ट बढ़िया सवाल जो पूछते रहता है कि
आर्यभट्ट किसके समकालीन, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। जी बिल्कुल, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, किस राजा के शासन काल में ह्वेनसांग भारत की यात्रा की। जी ये सवाल आपका बोलता है। चौथे नंबर सवाल क्या बोलता है, किस किस राजा के शासन काल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। जी बिल्कुल, मतलब ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन। जी बिल्कुल याद रखें, हर्षवर्धन के शासन काल में आपको आया था। बिल्कुल जो 629 में वहाँ से भारत से चला था, जो 629 में प्रस्थान किया था। किस राजा के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की, तो हर्षवर्धन। सी यू की पुस्तक कौन लिखा, तो ह्वेनसांग लिखा। जी ह्वेनसांग ने सी यू की पुस्तक लिखा था। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट पांचवें नंबर सवाल पर। पांचवा सवाल क्या है कि हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था। ये आपका सवाल है, जो नर्मदा नदी के तट पर आया था। बिल्कुल याद रखें, तो आपका सवाल होगा हर्षवर्धन के किस शासक ने पराजित किया, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में। दोस्तों के बीच क्लास स्टार्ट हो गया है, जो गैट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है। सभी मॉस्ट है जो एनटीपीसी पर आधारित है। नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उस पर बनाया गया आधारित, बिल्कुल। और नेक्स्ट जो एग्जाम होगा आपका, जो बिहार पुलिस से और आपका बिहार दरोगा यानी इस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, नोट करते जाएंगे फटाफट। जी बिल्कुल, क्लास में बने रहेंगे तब आपका फायदा होगा। बिल्कुल सभी मॉस्ट क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय। जी बिल्कुल याद रखें, पुलकेशिन द्वितीय ने, बिल्कुल याद रखें, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक था, पुलकेशिन द्वितीय। तो इस तरह याद रखें। और पूछा सवाल, ऐहोल अभिलेख का शासक किस व्यक्ति से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख का प्रशासक जो था कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय। इस तरह आप याद रखेंगे, बिल्कुल, जो हमेशा एग्जाम में टपकता है, छपता है। चलते नेक्स्ट आपका छठे नंबर सवाल पर। छठा सवाल क्या बोलता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। जी बिल्कुल, मस्ट है, बढ़िया सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो 1784। जी बिल्कुल याद रखें, 1784 में स्थापना हुई थी, जो विलियम जॉन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जॉन्स, जो बिल्कुल याद रखें कब किया, 1784 में किया। चलते नेक्स्ट सातवें नंबर सवाल पर। सातवां सवाल क्या बोलता है, किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल याद रखें, तो किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, ये आपका सवाल है। जी जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आंसर होगा आपको लॉर्ड मेयो। जी बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान शासक ने किया था। एक अफगान शासक ने वायसराय की हत्या लॉर्ड मेयो को जो कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और मेयो कॉलेज पूछा जो अजमेर में है। जी बिल्कुल, कृषि मेयो कॉलेज विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अजमेर में है। बिल्कुल इस तरह पे याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आठवें नंबर सवाल पर। आठवां सवाल क्या बोलता है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था। जी ये सवाल आपका बोल रहा है कि भारत का एकमात्र जो था यहूदी वायसराय कौन था। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी मास्ट है, बढ़िया सवाल है सभी। तो शुरू से अंत तक बने देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। अपने ग्रुप में क्लास स्टार्ट है, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। जी सभी मास्ट 35 क्वेश्चन मिलेगा आज, जो आपका GK GS स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले, बिल्कुल सभी क्वेश्चन है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग। बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड रीडिंग, बिल्कुल याद रखें, जो यहूदी शासक वायसराय था। बिल्कुल। और आपसे क्या पूछे कि मोपला विद्रोह हुआ तो भारत के वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। जी बिल्कुल, चौरा-चौरी कांड हुआ तो भारत के वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग। इस तरह पे एग्जाम में पूछते रहता है, तो इस तरह पे याद रख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलते नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोलता है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया।
ये आपका सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो बिल्कुल आंसर बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट जी शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है डेली सुबह 7 बजे, और ऑफलाइन क्लासेस जो स्टार्ट है आपका एक सुबह 8:30 बजे, एक आपका 10:30 बजे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैथ रीजनिंग उपेंद्र सर के द्वारा, और आपको ज़बरदस्त धमाका स्टडीज रसगुल्ले करंट अफेयर जो यानी अरुण सर के द्वारा मिलेगा आपको। तो आप ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए जो तैयारी करवाया जाता है, बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगा आपको ऑफलाइन क्लासेज में। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज को जो आपका द्विवेदी पुस्तक भंडार के आपका प्रेस दुकान में आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ये आपका सवाल है। तो याद रखें लॉर्ड एलनबरो। जी बिल्कुल याद रखें लॉर्ड एलनबरो याद रखेंगे जो दास प्रथा को समाप्त किया था। और आपसे सवाल पूछा किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो अकबर 1562। जी बिल्कुल दास प्रथा को किस मुगल शासक ने समाप्त किया 1562 में? तो अकबर ने। बिल्कुल इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो ये सवाल था आपका, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड एलनबरो 1843 1843। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपका पूछा विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो लॉर्ड कैनिंग, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। और आपसे क्या पूछा है सवाल? जी बिल्कुल सती प्रथा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जी बिल्कुल इस तरह आप याद रखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। आपका सवाल एग्जाम में पूछते रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या बोलते हैं? भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? ये आपका सवाल है। भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो आंसर होगा जीसी हिल्टन। जी बिल्कुल याद रखें जीसी हिल्टन जो आपका भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या बोल रहा कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? ये आपका सवाल है। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वीरेंद्र कुमार घोष। जी बिल्कुल याद रखें वीरेंद्र कुमार घोष याद रखेंगे आप, जो भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखा। जी बिल्कुल बढ़िया सवाल है, मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल का बोलता है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? ये सवाल आपका जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल याद रखें, जल्दी से बता देंगे। तो 1916। जी बिल्कुल याद रखें 1916 में आपका गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया। तो अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे? साबरमती नदी किनारे। ये भी सवाल पूछता रहता है, बिल्कुल याद रखें। और गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915, बिल्कुल याद रखें गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आया था तो 9 जनवरी 1915 को, जो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछा कि गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो अपना पहला भाषण दिया जो आपका बनारस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में। जी 1916 में भाषण दिया था, पहला भाषण। बिल्कुल याद रखें। तो ये सवाल आपका पूछा है एनटीपीसी, बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछा कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को। ये सवाल हमेशा पूछ रहा है, एनटीपीसी में टपक रहा है कि आपका सवाल पूछा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी। जी बिल्कुल याद रखें। जैसे में आपसे पूछा सवाल कि किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के दौरान खिलाफत आंदोलन किया गया? जी ये भी सवाल आपसे पूछेगा, किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के दौरान खिलाफत आंदोलन किया गया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। जी बिल्कुल मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन, जो खलीफा पद तुर्की में समाप्त किया गया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा 1924 में। बिल्कुल इस तरह याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर, सॉरी 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या बोलता है? जी बढ़िया सवाल है, मोस्ट सवाल है, सभी बने रहेंगे शुरू से अंत तक। इस वीडियो को इस ऑनलाइन क्लासेज समाप्त होने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा, जरूर बता देंगे सभी को मिलकर। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल क्या बोलता है?
1946 में बने अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये सवाल है। कहने का मतलब कि जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस समय आपका भारत के खाद्य मंत्री कौन था, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, ये आपका सवाल बोल रहा है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल जल्दी से बता देंगे। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी बिल्कुल, यानी राजेंद्र प्रसाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री था। जी बिल्कुल, तो आप याद रख सकते हैं। अब पूछिए सवाल कि भारत का जो पहला कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी याद रख सकते हैं। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी बिल्कुल याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद। 1946। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? तो 1946। तो आप याद रख सकते हैं इस तरह, 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या बोलता है? विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? यह सवाल है, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर, और शुरू से अंत तक बने रहेंगे। कलम और कॉपी साथ में रखें, नोट करते जाएंगे। जी बिल्कुल, लिखने से याद होगा। RNR कर लेंगे, रीड एंड रिवीजन कर लेंगे इसको। बिल्कुल आपका एग्जाम में टपकेगा, छपेगा। जब भी एग्जाम होगा उसमें नेक्स्ट एग्जाम में टपकेगा, जरूर टपकेगा। मैं क्वेश्चन वही सेट तैयार करता हूँ, वही क्वेश्चन सेट करता हूँ जो आपके एग्जाम में टपकता है, छपता है। बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट, यानी विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा वैशाली। जी बिल्कुल याद रखें, वैशाली आपका विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी वज्जी। वज्जी की राजधानी पूछिए वैशाली। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या? वज्जी यानी वैशाली। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी यानी वैशाली। वज्जी की राजधानी पूछिए, जो आपका महाजनपद में वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वें सवाल क्या बोलता है? बढ़िया सवाल है, मोस्ट सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट। जी, ढोला डांस किस राज्य का? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। ढोला डांस किस राज्य का? ये सवाल आपका बोलता है। NTPC में इस तरह का सवाल आया था, एक सवाल आया था, ढालो। ढालो किस राज्य का लोक नृत्य है? ढालो डांस किस राज्य का? तो आपका राजस्थान, गोवा का। ये ढोला किस राज्य का आपका है? ये सवाल बोल रहा है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। और जो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लास पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। बिल्कुल। ढोला डांस पूछिए किस राज्य का? तो राजस्थान। जी बिल्कुल याद रखें, राजस्थान। ढोला डांस किस राज्य का? तो राजस्थान। चलते नेक्स्ट। और आपसे क्या पूछे सवाल कि आपका ढालो, ढालो डांस किस राज्य का है? तो गोवा का। जी बिल्कुल, यही सवाल पूछा NTPC में। मैंने जो बताया अभी कि ढालो डांस किस राज्य का? तो गोवा। और ढोला डांस किस राज्य का? तो राजस्थान। बिल्कुल, इस तरह याद रखें। और आपसे झूमर पूछेगा, पनिहारी पूछेगा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका गणगौर पूछेगा, झूमर पूछेगा, आपका पनिहारी पूछेगा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राजस्थान। बिल्कुल। चलते नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल का कि गोमीरा गोमीरा मास्क डांस किस राज्य का है? ये आपका सवाल है, गोमीरा मास्क डांस किस राज्य का? जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। बढ़िया सवाल है, सभी मोस्ट सवाल मिलेगा जो बनाया गया NTPC, जो नेक्स्ट NTPC का एग्जाम होगा उस पर आधारित है, बनाया गया है। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, जो आपका बिहार पुलिस और आपका बिहार दरोगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके एग्जाम सभी के लिए बनाया गया है। जो मोस्ट 35 क्वेश्चन मिलेगा, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वो मेरा मास्क डांस किस राज्य का? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जी बिल्कुल याद रखें, पश्चिम बंगाल याद रखें। और आपसे पूछा थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पूछिए सवाल की यात्रा बाउल काठिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल। चलते नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बताए? ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों में का उदाहरण है? ये आपका सवाल है, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें, आग्नेय चट्टान। जी बिल्कुल, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट। जी मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोलता है? 18वां सवाल क्या बोलता है कि लौह अयस्क
जिसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व मिलता है? ये आपका सवाल है जी। सभी को ही बता देंगे, जल्दी से फटाफट शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है जो सुबह 7 बजे। जी बिल्कुल। तो मैंने सवाल क्या पूछा? सवाल मैंने क्या पूछा आपका? सवाल की लौह अयस्क जिसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व मिलता है, तो हेमेटाइट। जी बिल्कुल, याद रखें, हेमेटाइट याद रखेंगे। जो लौह अयस्क जिसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व मिलता है, तो हेमेटाइट। पूछिए हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। सिडराइट किसका है? तो लोहे का। बिल्कुल याद रखें, हेमेटाइट सिडराइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। बिल्कुल। चलते नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल की नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? जी, ये आपका सवाल है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा सतपुरा। जी बिल्कुल, और विंध्याचल, यानी सतपुरा और विंध्य पर्वत याद रखें। जो विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच जो नर्मदा घाटी अवस्थित है, बिल्कुल याद रखें। जो मैंने इसका ट्रिक भी बताया था ऑफलाइन क्लासेज में, जो ट्रिक होता है, बिल्कुल याद रखें। आपका पूछिए VNSTA इसका ट्रिक होता है। तो आप किस तरह इसको पकड़ेंगे, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, आपको ऑफलाइन क्लासेज में बताया गया था। तो इसका आपका VNSTA इसका ट्रिक होता है। तो इसी में आपका प्रश्न बनेगा, आंसर बनेगा। जैसे पूछिए, V से होगा विंध्य पर्वत, N से नर्मदा, S से सतपुरा, T से ताप्ती, A से अजंता। जी, पूछिएगा सवाल कि विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत को कौन सी नदी डिवाइड करती है? तो नर्मदा। जी बिल्कुल। और पूछिएगा सवाल कि नर्मदा और टी से हो गया ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी को कौन सा डिवाइड करता है? तो एस से हो गया सतपुरा। जी बिल्कुल। अब पूछिएगा सवाल कि सतपुरा और अजंता, ए से अजंता हो गया, सतपुरा अजंता को कौन सी नदी डिवाइड करती है? तो टी से हो गया ताप्ती, तो ताप्ती नदी। बिल्कुल याद रखिए, इस तरह जो मैं ट्रिक बताया VNSTA ट्रिक है, बिल्कुल आपको एग्जाम में टपकेगा, छपेगा, बिल्कुल। और पूछिए सवाल की कौन सी जो है ना पर्वत जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो विंध्य पर्वत। कौन सी जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो विंध्य पर्वत। इस तरह आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, मस्ट है सभी जो बनाया गया आपको। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या बोलता है कि मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? जी, मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? तो आंसर याद है राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान में स्थित है मंगला नामक तेल कुआं। चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। 21वां सवाल, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? ये आपका सवाल है, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? ये आपका सवाल है। तो याद रखें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल याद रखें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो आपका तस्मान सागर स्थित है। बिल्कुल। और टॉरेंस जल संधि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। बिल्कुल इस तरह याद रखें, टॉरेंस जल संधि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। और आपसे क्या पूछे सवाल कि जो ऑस्ट्रेलिया में एक प्रवाल भित्ति है जो ग्रेट बैरियर रीफ नाम है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति का नाम पूछिए, तो ग्रेट बैरियर रीफ। बिल्कुल, जो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। जी बिल्कुल। और सवाल पूछा, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। और कुलगाड़ी और कालगोडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस तरह आप याद रख सकते हैं, सवाल पूछते रहता है आपका एग्जाम में। बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका और 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल क्या बोल रहा है कि काय कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? ये आपका सवाल है, काय कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर। ये आपका आंसर हुआ कृष्णा गोदावरी। बिल्कुल याद रखें, कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र जो है
कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र जो है कालूर खनिज तेल जो आपका प्रसिद्ध है, कृष्णा गोदावरी। और आपसे पूछा है सवाल कि चावल, जी ये भी सवाल पूछता है, चावल का क्षेत्र जो है कौन सा आपका एक घाटी प्रसिद्ध है, तो कृष्णा और गोदावरी। बिल्कुल याद रखें, कृष्णा और गोदावरी चावल के क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है, और कालूर खनिज तेल भी किस नदी घाटी के क्षेत्र में, तो कृष्णा और गोदावरी। बिल्कुल है, इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका, और खनिज तेल कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। वनस्पति जीव जंतु जो होते हैं, खनिज तेल जो निकलता है आपका कौन सी चट्टानों से, तो अवसादी चट्टान जो सेमी। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 23वें नंबर सवाल पर। 23वां सवाल, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। ये सवाल है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो याद रखेंगे गुरु शिखर। जी बिल्कुल, गुरु शिखर जो अरावली पर्वत के सबसे सर्वोच्च शिखर है, यानी गुरु शिखर याद रखें, जो 1722 मीटर ऊंचा है, जो माउंट आबू पर अवस्थित है। बिल्कुल, माउंट आबू पर अवस्थित है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। बिल्कुल, चलते नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या बोलता है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। ये सवाल है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। जी बिल्कुल याद रखें, महाराष्ट्र होगा कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। जी बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछे सवाल, महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी तमाशा दही कला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र। जी रंगोली किस राज्य की लोक कला है, तो महाराष्ट्र। जी बिल्कुल, इस तरह आप याद रखें, महाराष्ट्र राज्य गठन 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960, जो बम्बई प्रांत को विभाजित करके। बिल्कुल, अब बम्बई से मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, जो मुंबई, यानी पूछे सवाल बम्बई से मुंबई कर दिया गया, तो 1995। चलते नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है। ये आपका सवाल है, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी। जी बिल्कुल याद रखें, काली मिट्टी का निर्माण आपका होता है। कला के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी। बिल्कुल याद रखें, जो काली मिट्टी में किसकी आपका पूछे किसकी कमी होती है, तो ह्यूमरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। बिल्कुल याद रखें। और आपका काली मिट्टी जो मिलेगा दक्कन का पठार के क्षेत्र में सर्वाधिक मिलेगा, और जो बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जी बिल्कुल याद रखें, दक्कन का पठार जो भारत का सबसे बड़ा पठार, दक्कन का पठार याद रखें, जो महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूछेगा, तो आपका महाराष्ट्र में दक्कन का पठार में। और काली मिट्टी के लिए कौन सी फसल, तो कपास। पूछा सवाल कि काली मिट्टी के अन्य नाम बोलते हैं, तो रेगुड़ मिट्टी। इस तरह आप याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को किस नाम से बोलते हैं, चेरोनोजम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी का नाम क्या, तो चेरोनोजम। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल, प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किसकी सिफारिश से किया गया। ये आपका सवाल है, प्राक्कलन समिति गठन 1950 में किसकी सिफारिश से किया गया, तो आपका आंसर हुआ, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है, और हमारे यूट्यूब चैनल गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से फटाफट। जी बिल्कुल लाइक कर देंगे, बिल्कुल लाइक जल्दी से लाइक करेंगे फटाफट सभी को मिलकर एक बार। तो आपका आंसर हुआ जो वित्त मंत्री जॉन मथाई। जी बिल्कुल ये देखें, जॉन मथाई ने प्राक्कलन समिति गठन की सिफारिश किया गया किसके द्वारा, तो प्राक्कलन समिति गठन किसके द्वारा मतलब किया गया, किसके सिफारिश पे किया गया, ये सवाल पूछेगा तो जॉन मथाई, जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया, तो जॉन मथाई। बिल्कुल ये देखें, गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किया, तो जॉन मथाई। इस तरह आपसे एग्जाम में पूछता है, या फिर पूछिए आपसे स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन पेश किया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया आर के षणमुखम सेठी 1947। और आपका प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में हुआ, तो किसके सिफारिश पर, तो जॉन मथाई जो वित्त मंत्री था उसमें। बिल्कुल याद रखें, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और लोक लेखा समिति में जो बोलते हैं 22 सदस्य होते हैं, जो उसकी स्थापना 1921 में हुआ था। प्राक्कलन लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में, और प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में। तो याद रखें। तो पूछता है सवाल आपसे कि
कि प्राक्कलन समिति का जुड़वां समिति किसको बोलते हैं, तो लोक लेखा समिति को बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आपका, और क्या सवाल पूछता है, संसदीय क्षेत्र जो पूछता है सवाल संसदीय पूछता है सवाल कि संसदीय जो सबसे बड़ा संसदीय कौन सा होता है, संसदीय समिति सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो प्राक्कलन समिति होता है। संसदीय समिति का सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो प्राक्कलन समिति होता है, इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल, भारतीय संविधान में निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। जी, भारतीय संविधान में निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया, ये आपका सवाल है, किस देश से लिया गया निर्वाचन, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन जो लिया गया भारत में पद्धति जो कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर ब्रिटेन। जी बिल्कुल याद रखें, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया निर्वाचन, बिल्कुल। और पूछे सवाल, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से विधि कहाँ से लिया, तो आपका ब्रिटेन से। कैग कैग कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में, तो ब्रिटेन से लिया गया। तो इस तरह आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, ये आपका सवाल है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। जी बिल्कुल याद रखेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है आपका अनुच्छेद 123। पूछता है सवाल आपसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद कितने के तहत, 123। अगर आपसे सवाल पूछिए 213, जी पूछे सवाल 213 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के अध्यादेश से। अनुच्छेद 213 पूछे आपसे, तो आंसर होगा राज्यपाल के अध्यादेश से। जी बिल्कुल, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद कितने के तहत, 213, और राष्ट्रपति 123। चलते हैं नेक्स्ट आपका 29वें नंबर सवाल पर। 19वें सवाल क्या बोलता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने बार व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ये आपका सवाल है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से मिलकर बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। और अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। बिल्कुल याद रखें, जो कला साहित्य संस्कृति के जो जानकार हो उसको आपको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जी बिल्कुल, 12 सदस्यों को राज्यसभा में। जी बिल्कुल, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होता, एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, एक परमानेंट हाउस है जो बुजुर्गों की सभा बोलते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, बिल्कुल, जो 1/3 सदस्य जो 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह आप याद रख सकते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने के तहत, 80 के 3। बिल्कुल 80 के 3 जो आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के 3। और राज्यसभा का गठन पूछे अनुच्छेद 80, राज्यसभा का गठन होगा अनुच्छेद 80। और एक सवाल पूछता है एंग्लो इंडियन जो 2 सदस्य, एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत किया जाता है 2 व्यक्तियों को, तो 331 अनुच्छेद के तहत। बिल्कुल याद रखेंगे। और इस तरह आपसे एग्जाम पूछे संसदीय यानी पूछिए सवाल आपसे कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो 14। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि संसद में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 14। बिल्कुल, क्योंकि संसद में दोनों आता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, तो लोकसभा 2 और राज्यसभा 12, तो 12 2 14 हो गया। तो इस तरह याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछता है संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो 14। केवल पूछे राज्यसभा में तो 12, लोकसभा में 2। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल। 30वां सवाल, सबसे अधिक संपीड़नीय और सबसे कम प्रत्यास्थता होती है कौन सी, ये सवाल है, किस में होती है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता दें, सबसे अधिक संपीड़नीय और सबसे कम प्रत्यास्थता होती है किस में, ये आपका सवाल है। ठोस, द्रव, गैस, इस तरह आपका ऑप्शन मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बता देंगे। अगर पूछे सबसे अधिक संपीड़नीय और सबसे कम प्रत्यास्थता होती है, तो ऑप्शन देगा ठोस, द्रव, गैस, इस तरह आपका ऑप्शन देगा, तो आंसर होगा आपको गैसे में। बिल्कुल याद रखें, गैस में जो होता है आपका सबसे अधिक संपीड़नीय और सबसे कम प्रत्यास्थता होती है। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 31वें नंबर सवाल पर। 31वां सवाल, पृष्ठ तनाव का इससे मात्रक क्या होता है।
एस वाला है पृष्ठ तनाव का इससे मात्रक क्या होता है पृष्ठ तनाव। जी बिल्कुल, पृष्ठ तनाव मापा जाता है किसमें, ये आपका सवाल है। तो याद रखें न्यूटन प्रति मीटर। जी बिल्कुल याद रखें न्यूटन प्रति मीटर। जी बिल्कुल, पृष्ठ तनाव का इससे मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट 32वें नंबर सवाल पर। 32वां सवाल क्या बताया, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है। ये आपका सवाल है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो प्रकृति होती है ये बताना। जैसे में आपको बताना है अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्ध्य होती है, इस तरह आपको बताना है। जल्दी से बताना है विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, तो आपका आंसर होगा अनुप्रस्थ। जी बिल्कुल याद रखें अनुप्रस्थ जो होती है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग की। अगर आपसे कुछ प्रकाश की तरंगें होती है अनुप्रस्थ और ध्वनि तरंगें होती है अनुदैर्ध्य। इस तरह आप याद रख सकते हैं, आपका एग्जाम में पूछते रहता है। चलते हैं नेक्स्ट 33वें नंबर सवाल पर। 33वां सवाल क्या बोलता है कि पौधे में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी। ये आपका सवाल है, पौधे में भी जीवन होती है इस बात की खोज किसने किया, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल है। तो आपका आंसर होगा जेसी बॉस। बिल्कुल जेसी बॉस ने कहा था बिल्कुल पौधे में जीवन होता है, इस बात की खोज किसने किया, तो जेसी बॉस याद रखेंगे। और पौधे की वृद्धि जो मापा जाता है किसको, ग्राफ के द्वारा। बिल्कुल किसको, ग्राफ की खोज कौन किया, तो जेसी बॉस। इस तरह याद रखें जेसी बॉस किसको, ग्राफ की खोज किया था। और पौधे की वृद्धि किससे मापा जाता है, तो क्रिस्कोग्राफ से। और पौधे की तने की वृद्धि तो ऑक्जेनोमीटर। पौधे की तने की वृद्धि तो ऑक्जेनोमीटर और पौधे की वृद्धि तो क्रिस्कोग्राफ से मापा जाता है। चलते नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल क्या बोलता है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे फटाफट, तो आंसर होगा आपको आयोडीन का। जी बिल्कुल याद रखें आयोडीन का आपका सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट 35वें नंबर सवाल पर। 35वां सवाल क्या है कि वायरस की खोज किसने की, ये आपका सवाल है। वायरस की खोज किसने की, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल, अभी तो जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो वायरस की खोज की आपका इवानोस्की। जी बिल्कुल याद रखें इवानोस्की ने आपका वायरस की खोज किया था। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, जिसको विषाणु बोलते हैं, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। बिल्कुल, अगर आपसे पूछे वायरसों का नाम किसने दिया था, तो बेंजेरिक। वायरसों को नाम किसने दिया, तो बेंजेरिक ने। वायरस का आवरण किसका बना होता है, तो प्रोटीन का। जी बिल्कुल याद रखें। इस तरह मैं जो 3 सवाल बनाया आपको बताया कि वायरसों की खोज किसने किया, इवानोस्की। वायरस के अध्ययन वायरोलॉजी। वायरसों को नाम किसने दिया, तो बेंजेरिक ने दिया। और वायरस का आवरण किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। जी बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल। चलते नेक्स्ट 36वें नंबर सवाल पर। 36वां सवाल क्या बोलता है, उस फफूंद का नाम बताएं जिसमें पेनिसिलिन का निर्माण होता है। जी जल्दी से बता देंगे फटाफट। यानी उस फफूंद, उस कवक का नाम बताना है जिसमें पेनिसिलिन का निर्माण होता है। यानी पेनिसिलिन किसका बने होते हैं, कवक का होता है। कवक का नाम बताना है, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो पेनिसिलिनियम नोटेटम। जी बिल्कुल पेनिसिलिनियम 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 जो एक कवक है जिसमें पेनिसिलिन का निर्माण होता है। बिल्कुल याद रखें। और सवाल पूछे पेनिसिलिन क्या एक प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन का खोज जो पेनिसिलिन की खोज कौन किया, ये सवाल आपका है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी पूछेगा सवाल आपका पेनिसिलिन की खोज कौन किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था आपका पेनिसिलिन का। जी बिल्कुल याद रखें। तो आज का मोस्ट जो मिला 36 क्वेश्चन, यानी आपका 36 क्वेश्चन जो मिला आपका मोस्ट क्वेश्चन, जो कैसा लगा जरूर बता देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट। और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे
जिससे जो आपका वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब को बढ़ाएं आप लोग जल्दी से। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा वीडियो जी बिल्कुल, जो डिजिटल बोर्ड के साथ। मात्र आपका 10 बचा है, आपका 10 से 15 सब्सक्राइबर 1000 पूरे होने में बचा है। तो जल्दी से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच बिल्कुल। और कैसा लगा जरूर बता देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, और एक बार सभी को मिलकर लाइक कर देंगे जी। आज का 36 क्वेश्चन जो मिला, जो नेक्स्ट एग्जाम होगा एनटीपीसी और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया था। आपका जो 36 क्वेश्चन जो स्टडीज जीके था और आपका मोस्ट सवाल था सभी। तो कल फिर मिलेंगे, आज इतना ही बिल्कुल। कल फिर मिलेंगे सुबह में 7 बजे। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगल में हो, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल। तो विदा लेता हूँ आज आप लोग से। जय हिंद, जय भारत, जय गढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।